हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पार्ट 1 फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 2 है, नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। तो धारा विद्युत से बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो आज की इस क्लास में हम लोग धारा विद्युत का जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है, नाम है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो आज की इस क्लास में हम लोग किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, किरचॉफ के नियम की सहायता से हम किन चीजों का मान फाइंड करते हैं, इन सभी चीजों को पढ़ने वाले डियर। तो इसलिए आप सभी लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि जो किरचॉफ का नियम है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। अगर आज इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हो तो 100% कह रहा हूँ किरचॉफ के नियम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। क्योंकि किरचॉफ के नियम से जो बोर्ड एग्जाम में या तो किरचॉफ के नियम की जो थ्योरी होती है, जो इसका फार्मूला है वो या तो आता है, किरचॉफ का प्रथम नियम लिखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, या तो डायरेक्ट नियम आ जाता है, नहीं तो इस पे आधारित, इस पे बेस्ड क्या रहते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग किरचॉफ के जो 2 नियम होते हैं उन दोनों नियम को भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डियर। जो कि किरचॉफ के जो दूसरा नियम है, जो किरचॉफ का दूसरा नियम पास का नियम अर्थात लूप का नियम हम जो बोलते हैं, या फिर इसको हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं, इससे 100% डियर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं अगर लास्ट तक हमारे साथ बने रहोगे तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन सभी प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग किरचॉफ के नियम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किरचॉफ के नियम। ये देखो, ये जो किरचॉफ नियम है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। आज की क्लास में लास्ट तक पढ़ लेते हो तो आज के बाद किरचॉफ के नियम में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगी। देखो किरचॉफ क्या थे, किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जो कि सन 1842 ईस्वी में उन्होंने, देखो सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने जो जटिल वैद्युत परिपथ होता है उसको जो है सॉल्व करने के लिए, उसमें जो धारा का वितरण होता है किस प्रकार किया जाता है, उसकी धारा के वितरण के संबंध में निम्न 2 नियम दिए जिसे हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। किरचॉफ के 2 नियम जो होते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। जो देखो यहाँ से किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। किरचॉफ के पहले नियम को हम, किरचॉफ के प्रथम नियम को हम धारा का नियम या फिर संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के हम प्रथम नियम को संधि का नियम अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि किरचॉफ का प्रथम नियम लिखो तब तो ठीक है, जान जाओगे किरचॉफ का नियम है। अगर धारा का नियम आ जाए या फिर संधि का नियम आ जाए तब भी समझ लेना है कि ये हमें किरचॉफ का पहला नियम के बारे में कर रहा है, किरचॉफ के पहला नियम के बारे में बोल रहा है। बाकी जो दूसरा नियम है, किरचॉफ के दूसरे नियम को हम पास का नियम या फिर इसको इंग्लिश में हम लूप लॉ बोलते हैं, लूप रूल। जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है इसको हम पास का नियम या फिर लूप का नियम कहते हैं। इसको हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं, इसको हम वोल्टता का भी नियम कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 3 नंबर के, 5 नंबर के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि हम किरचॉफ के प्रथम नियम को और क्या कहते हैं, तो संधि का नियम कहते हैं, जॉनसन्स लॉ कहते हैं, या फिर धारा का नियम कहते हैं। इसी प्रकार जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है पास का नियम या फिर जो है लूप का नियम क्या होता है ना, लूप के नियम या पास के नियम को हम और क्या कहते हैं, तो वोल्टता का नियम होता है। चलिए एक बार जल्दी से परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज की इस क्लास में हम किरचॉफ के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। जैसे समझो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर यानी किसी बिंदु पर, किसी संधि पर आने वाली धाराएं और जो जाने वाली धाराएं होंगी, संधि से जो संधि की ओर आने वाली धाराएं रहेंगी और संधि से जो बाहर जाने वाली धाराएं रहेंगी, उनका जो बीजगणितीय योग होता है वह 0 होता है। इसी को हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। जो आने वाली धाराएं रहेंगे उनको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, जो बाहर जाने वाली धाराएं रहेंगे, संधि से बाहर जाएगी, उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो देखो यहाँ से क्लियर करते हैं, एक बार देख लो। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। अब जो किरचॉफ के नियम हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है किरचॉफ का प्रथम नियम, पहला नियम, अथवा इसको हम संधि का नियम कहते हैं।
दूसरा नियम अथवा हम इसको पास का नियम कहते हैं। अब हम लोग आज बात करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। चलिए प्रथम नियम देखते हैं। ये देखो, ये देखो, ध्यान से समझो। देखो आज जो है हम लोग पहला नियम अथवा हम इसको संधि का नियम कहते हैं। यहाँ पे एक हम संधि बना दिए, संधि ओ है। इसमें जो आने वाली धारा है अंदर की ओर, ये I1 क्या है, अंदर की ओर धारा जा रही है, I2 क्या है, अंदर की ओर जा रहा है। बाकी जो I3 है, I4 है, I5 है, ये सब क्या है, संधि से बाहर की ओर धारा जा रही है। तो अब हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है। यहाँ पे जो आने वाली धारा रहेगा उसको हम प्लस से दिखाएंगे और जो ये बाहर जाने वाली धाराएं हैं इनको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अर्थात समेशन ऑफ या सिग्मा ऑफ आई का मान क्या होता है, 0 होता है। आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का सम क्या होता है, 0 होता है। अब किरचॉफ के नियम के अनुसार आने वाली धारा को हम प्लस से दिखा दिए और जो बाहर जाने वाली धारा है इनको हम माइनस से दिखा दिए। किरचॉफ के नियम के अनुसार जो किसी संधि पर जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। मतलब आने वाली धारा रहेगा तो प्लस से, बाहर जाने वाली धाराएं रहेंगे तो मतलब माइनस से। तो इनका जो बीजगणितीय योग हो जाएगा शून्य। तो यहाँ से I1 प्लस I2, ये जो माइनस I3 है, माइनस I4 है, माइनस I5 है, इसको हम बराबर किधर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। अब कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम जरूरी है क्या कि 2 धाराओं को आते हुए संधि की ओर आते हुए दिखा दें और 3 धाराओं को बाहर जाते हुए दिखाएंगे तभी सही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कितने भी धाराओं को संधि की ओर अगर अंदर की ओर आते हुए धाराएं रहेंगे तो उनको हम प्लस से दिखाएंगे, अगर उस संधि से बाहर की ओर जाएंगे तो उनको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। बस इतना याद रखना है। तो यहां से हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं, पूछे जाते हैं कि देखो क्या है, किरचॉफ का जो पहला नियम है, किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण पर को व्यक्त करता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको अच्छे से क्लियर कर लो कि आवेश के संरक्षण पर जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है यह आवेश के संरक्षण पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। ये याद रखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है। किरचॉफ का कौन सा नियम आवेशों के संरक्षण पर आधारित होता है, तो बोलोगे किरचॉफ का प्रथम नियम। अभी हम दूसरा वाला पढ़ने वाले हैं, उसमें भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो किरचॉफ के प्रथम नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर संधि का नियम या फिर धारा का नियम, इतने नाम से जानेंगे। और जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है ये आवेश के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। इतना चीजें आपको याद रखनी है, ठीक डियर। चलिए आज के इस कॉन्सेप्ट यानी कि किरचॉफ के प्रथम नियम से हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे देखो जो हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़े हैं उस पे ये एक क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो कह रहा है प्रश्न क्या है, निम्न चित्र से धारा I का मान ज्ञात कीजिए। इस चित्र से हमें धारा I का मान ज्ञात करना है। अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न दिख जाता है तो कुछ करना नहीं है, ध्यान से यही समझना है कि किरचॉफ का प्रथम नियम यह कहता है कि किसी संधि पर जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। अर्थात जो आने वाली धाराएं रहेंगे उनको हम प्लस से और जो बाहर जाने वाली धाराएं रहेंगे उनको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चित्र में देखेंगे जो अंदर आने वाली धाराएं हैं ये I1 अंदर की ओर जा रहा है, 5A क्या है, अंदर की ओर जा रहा है। तो यहां से हम चित्र से सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 कह सकते हैं। अब यहाँ समेशन ऑफ I का मतलब क्या होता है, सभी का हम बीजगणितीय योग निकालेंगे।
अंदर की ओर धारा आएगा तो उसको प्लस से, यहाँ 5 क्या है अंदर की ओर आ रहा है, जो बाहर की ओर जा रहा है उसको माइनस से, यहां भी -3 है और माइनस क्या है ये 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया I + 5 - 7 3 10 1 11 -11 बराबर 0। तो ये हो जाएगा I - 6 बराबर 0। इसका मतलब ये पता चल गया हमें कि I का मान कितना होना चाहिए 6 एम्पियर होना चाहिए। I का मान कितना होना चाहिए 6 एम्पियर होने चाहिए। क्योंकि देखो ऐसे समझ लो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बाहर जाने वाले कितने हैं 3 7 10 और 11 और अंदर वाला धारा क्या है I + 5 अंदर की ओर आ रहा है जो कि माइनस कर देंगे कितना हो गया 6। इसका मतलब जो अब I का मान है उसका मान कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। ऐसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन देखो, ये प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा जटिल थोड़ा सा परिपथ दिख रहा है, इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से। जैसे कि इसमें 3 जंक्शन दे दिए गए हैं, इसमें 3 जंक्शन दे दिए गए हैं, कौन कौन से हैं देखो, एक है P, एक है Q और एक है R। अगर हम जंक्शन P की बात करते हैं तो इसमें आने वाली धारा कितना है 2। अगर हम P की बात करते हैं, यहाँ पे हम अगर जंक्शन P की बात करते हैं P के लिए और P, तो P के लिए देखेंगे तो इसमें अंदर आने वाली धारा कितना है 2 और ये अंदर आने वाली धारा 2 और ये क्या है एक क्या है बाहर जा रहा है। इसका मतलब इसका मान आ जाएगा 3 एम्पियर। तो यहाँ पे जो I1 का मान हो गया 3 एम्पियर। अब अगर हम Q के लिए बात करेंगे, यहाँ से जंक्शन Q के लिए बात करेंगे तो Q के लिए I1 अंदर की ओर आ रहा है और I1 का मान कितना आ चुका है 3 एम्पियर। तो यहाँ से 3 एम्पियर प्लस में और ये बाहर की ओर 1 एम्पियर जा रहा है तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर किसका मान आ गया I2 का, I2 का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। अब हम बात करते हैं जंक्शन R के लिए, संधि ये संधि R के लिए, संधि R के लिए बात करेंगे तो I2 अंदर की ओर आ रहा है और I2 का मान कितना है 2 एम्पियर और यहाँ पे कोई अंदर आ रहा है बोलोगे यस सर 1 एम्पियर अंदर की ओर आ रहा है। बाहर की ओर क्या जा रहा है बोलोगे सर -1.2 एम्पियर और बाहर की ओर क्या जा रहा है I, तो इनका योग कितना होता है 0। अब यहां से 2 और 1 प्लस में है जोड़ देंगे 3 -1.2 बराबर में -I इधर आएगा तो +I। इसका मतलब I का मान कितना आ गया 1.8 एम्पियर। इसका मतलब ये पता चल गया इस जंक्शन में इस संधि के लिए ये जो दिए गए चित्र में जो धारा I का मान कितना होगा तो 1.8 एम्पियर होगा, जो कि बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। बस अलग अलग जंक्शंस को हम सॉल्व करके जब सॉल्व करेंगे I का मान कितना आ गया 1.8 एम्पियर। ठीक डियर, तो अब हम लोग आज जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम या फिर इसको हम पास का नियम कहते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों जितने भी अलग अलग लूप रहेंगे उसमें बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के जो बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है इसको हम पास का नियम या फिर लूप लॉ भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, किसी भी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल है इसका बीजगणितीय योग उसमें प्रवाहित जो ई का मतलब क्या है विद्युत वाहक बल, देखो तथा उसमें लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। जिस प्रकार किरचॉफ के प्रथम नियम को हम धारा का नियम कहते हैं, ये क्या होता है वोल्टता का नियम होता है। और किरचॉफ के प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं, धारा का नियम, या फिर ये किस पे आधारित होता है तो आवेशों के संरक्षण पर कार्य करता है।
तो ऐसे ये जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, फास का नियम, इसको हम वोल्टता का नियम कहते हैं और ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इस पे ऊर्जा संरक्षण पर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाकी किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, समेशन ऑफ आई आर बराबर होना चाहिए समेशन ऑफ ई, मतलब सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ऑफ ई, यानी किसी भी परिपथ के लिए जो कुल विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग होगा, उस परिपथ में प्रवाहित अलग अलग खंडों में जो उनकी धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है वो दोनों बराबर होता है। यही कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। जैसा कि हम यहाँ से चित्र से देख भी सकते हैं। देखो यहाँ पे एक चित्र बना है, यहाँ पे ये फिगर है, इसमें एक ये लूप फर्स्ट है, ये लूप फर्स्ट है, ये लूप सेकंड है। इसमें जो विद्युत वाहक बल है E1 है और यहाँ पे प्रतिरोध R1 है। इस परिपथ, इस चित्र में दो विद्युत वाहक बल E1 और E2 दिखाए गए हैं और इसमें 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। तो इसमें धारा किस प्रकार प्रवाहित होगा, देखो ध्यान से समझना है। इसमें धारा किस प्रकार प्रवाहित हो रहे हैं, देखो यहां से अगर देखेंगे तो ये धारा क्या है। और एक चीज ध्यान से आपको समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से ये एग्जाम में 3 नंबर का ऐसे ये नियम आ जाएगा, नहीं तो 5 नंबर में 3 नंबर में यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये ध्यान देंगे, जब कभी भी करंट के दिशा में चलेंगे, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसकी दिशा में चलेंगे, तो हम जो प्रतिरोधों का मान होगा उसको हम धनात्मक मिलेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर जो उसके संगत जो प्रतिरोध रहेंगे उनको हम निगेटिव मिलेंगे। और एक चीज, यदि जैसे जो विद्युत वाहक बल रहेंगे, अगर विद्युत वाहक बल माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, अगर यही प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो हम चिन्ह क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अगर इतना चिन्ह आपको ध्यान है तो आप आसानी से किरचॉफ के द्वितीय नियम को लिख भी पाओगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे 100% सॉल्व कर पाओगे, गलतियां नहीं होंगी और हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। बस आपको लगातार हमारे साथ बने रहना। बस बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, इसको एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से धारा क्या हो रहा है, I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है और यहाँ पे धारा क्या हो जाएगा, दोनों के सम I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं, एक लूप फर्स्ट है और ये लूप सेकंड है। तो आपको ध्यान से समझना है, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से देखो, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से हम क्या काम करेंगे, देखो अब हम लोग यहां से किरचॉफ के दूसरे नियम से हम बंद पास एक के लिए, ये जो फर्स्ट क्लोज लूप ये है ना, ये लूप है, फर्स्ट लूप से हम क्या काम करेंगे, यहां से धारा I1 क्या है, इधर चल रहा है, धारा की दिशा में हम चलेंगे तो ये हो जाएगा I1 इंटू में R1, यहाँ का प्रतिरोध का मान क्या है, R1 है, माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे ये हम करंट का डायरेक्शन इधर है, हम चल रहे हैं इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे करंट का मान कितना है, I2 है, I2, और यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना दिया है, R2 दिया है। ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस से प्लस चल रहे थे इसलिए ये E1 प्लस में होगा, ये माइनस प्लस से माइनस चल रहे हैं तो ये माइनस E2 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार अब हम दूसरे किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास द्वितीय के लिए, अब हम बंद पास यहां से बोलोगे बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, बंद पास 2 के लिए हो जाएगा, यहां से हम क्या काम कर रहे हैं, ये इधर चल रहे हैं करंट डायरेक्शन में, तो I2 करंट का मान I2 है और रेजिस्टेंस का मान क्या है, R2 है, तो ये हो जाएगा I2 R2, फिर इधर चल रहा है, ये डायरेक्शन क्या है, इधर नीचे की ओर, तो यहाँ पे करंट का मान कितना है, I1 प्लस I2, हम यहाँ पे प्लस क्यों लगाए,
हम यहाँ पे प्लस क्यों लगाए, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस लेंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस लेंगे। अगर यही माइनस से प्लस चलेंगे तो प्लस में, अगर प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तब माइनस में। तो यहाँ से यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कितना है R3, इसका सम कितना होता है 0। तो ये होगी 0 नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान कितना दिया है E2, तो यहाँ से हो गया E2। ये समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हम लोग समीकरण बना के फिर सॉल्व करते हैं। और किरचॉफ के दूसरे नियम को हम वोल्टता का नियम कहते हैं, और ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि का नियम कहते हैं, ये आवेशों के संरक्षण पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। तो ये है कॉन्सेप्ट किरचॉफ के द्वितीय नियम का। इस प्रकार जितने भी लूप बनते हैं, हम सभी लूप के लिए ऐसे इक्वेशन बना के अब आसानी से हम करंट का मान फाइंड कर लेते हैं। ठीक है डियर, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे इसके जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, 3 नंबर 5 नंबर वाले। एक ही क्लास में 5 से 10 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और जितने पिछले पूछे गए प्रश्न है 5 वर्षों में, उन सभी प्रश्नों को भी सॉल्व करा देंगे। अगर आपको आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।